नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आरआर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ गई है, जो 15 दिसंबर से स्टार्ट होंगे एग्ज़ाम, है ना। ये फॉर्म 2019 में फिल किए गए थे, जैसा कि आप सबको पता होगा, और अभी हो गया है, कम से कम 20-25 दिन हो गए हैं, तब ये नोटिस आई है कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम कराए जाने की संभावना है। मतलब ये नोटिस आ गई है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, ये हमारा चैनल रीजनिंग के लिए है। जिनको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इस चैनल पे हम सिर्फ रीजनिंग की क्लासेस कराते हैं। और रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आप इजीली समझ सकते हैं, और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे नंबर भी पा सकते हैं। देखिए, रीजनिंग ये एक सब्जेक्ट है, मेंटली सब्जेक्ट है, जो हम खुद से सोच सकते हैं या फिर खुद के लॉजिक्स होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको चलना होता है, ठीक है। और रीजनिंग जो है, ये एनटीपीसी जो एग्ज़ाम होता है, इसमें कितने नंबर की आती है ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें 30 नंबर की मैथ आती है। देखिए, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का टाइम होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट का टाइम होता है, जिसमें से 30 क्वेश्चन मैथ के हो गए, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हो गए, ये रीजनिंग हो गई, और 40 क्वेश्चन जो होते हैं बचे हुए, इसमें आती है जीएस। जीएस में वेटेज साइंस का सबसे ज़्यादा होता है। किसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है? साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। कम से कम 20 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया है, और इसमें एक कंडीशन ये भी दी गई है, आपने जब फॉर्म फिल किया होगा तो अगर उसका नोटिफिकेशन आपने डाउनलोड किया होगा तो आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। उसमें ये भी कंडीशन दी गई थी कि ओबीसी कैटेगरीज वाले जो कैंडिडेट हैं, बाकी के जो जनरल वगैरह कैंडिडेट हैं, उसमें कम से कम 40 नंबर तो आने ही चाहिए। कितने? 40 मार्क्स तो आने ही चाहिए। मतलब अगर आपने 100 क्वेश्चन का पेपर दिया है, उसमें 70 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो कम से कम 40 नंबर आ जाए। अगर आपके प्री एग्ज़ाम में CBT 1 एग्ज़ाम में 40 नंबर से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप प्री क्वालिफाइड हैं। तो जब आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप CBT 2 का भी पेपर दे सकते हैं। अगर आपने 40 से कम नंबर पाए हैं आपने, तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, सिर्फ CBT फर्स्ट ही आप देख पाएंगे, ठीक है। उसके आगे का जो भी प्रोसेस होता है, जैसे प्री और मेंस, तो आप मेंस, ये इसको मान लीजिए ये मेंस है, तो आप मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको जो भी सब्जेक्ट हैं इनको अच्छी तरीके से रिवाइज करना होगा, अच्छी तरीके से इनको आना चाहिए। देखिए, जैसे मैथ है, तो मैथ चाहे जिसको आती हो या ना आती हो, जिसको आती होगी वो तो 30 क्वेश्चन की अगर मैथ है तो कम से कम तो 25 क्वेश्चन वो ला ही पाएगा, जिसको आती है। और जिसको नहीं आती है तो अगर 30 क्वेश्चन की मैथ है, 30 नंबर की मैथ है, तो क्या 10 नंबर भी नहीं ला सकता है? ला सकता है, इतना तो हो ही सकता है। 10 नंबर, उसको थोड़ा बहुत तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन वगैरह आता ही होगा, एज वगैरह क्वेश्चन करने आते ही होंगे। नहीं आते हैं तो आप अच्छी से तरीके से तैयारी कर लें। दूसरी चीज़ ये आ गई रीजनिंग। रीजनिंग एक सबसे आसान सब्जेक्ट है, बस क्या होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट हमको अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। अगर कोई भी चैप्टर है, उसका कॉन्सेप्ट ही हमको नहीं क्लियर होगा तो क्या हम उसको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, A to Z कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसका हमको इस बेसिक्स जो हैं उनके कॉन्सेप्ट हमको अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे
तो हम कोई भी चैप्टर या कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और ना ही उसको हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो जैसा कि अभी हमने बताया रीजनिंग एक आसान सब्जेक्ट है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। तो जब रीजनिंग एक आसान सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट जब अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे तो जो 30 क्वेश्चन है ना, तो चाहे जिसको आती हो या ना आती हो, कम से कम 15 से 20 नंबर तक की तो रीजनिंग में नंबर वो ला ही सकता है। और अगर आपने थोड़ी मेहनत कर ली तो यही जो है 25 और 30 के बीच में भी नंबर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि होता है नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन में नंबर हमारे बढ़ने की संभावनाएं भी होती है और नंबर घटने की भी संभावनाएं होती हैं। कैसे घट सकते हैं? अगर आपकी शिफ्ट जो है, जिस शिफ्ट में आपका पेपर हुआ, अगर वो आपकी शिफ्ट आसान आ गई, सभी शिफ्टों से आसान आ गई शिफ्ट, तो नंबर जो है ये घट भी सकते हैं। और यही शिफ्ट अगर हार्ड आ गई तो नंबर क्या हो जाएंगे? नंबर बढ़ भी जाएंगे। अगर आपने 20 नंबर पाए हैं तो अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आई है तो यही नंबर आपके 20 से 30 से 40 के समथिंग में नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो चाहे जो भी हो, हमको क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छी तरीके से, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो उसको अच्छी तरीके से हमको आनी चाहिए। और नेक्स्ट क्या आ गई? 40 नंबर की जीएस। ठीक है, तो जीएस में तो भाई सब कुछ आता ही है। जीएस का मतलब जनरल साइंस, इसमें जो है हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, करंट अफेयर भी होंगे, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी होगी, सब कुछ होगा। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, कि हाँ हमको उतना चाहिए आना कि जो ये हमारे 40 नंबर हैं ये तो हम कम से कम पार ही कर लें। ये ना हो कि हम नॉर्मलाइजेशन के भरोसे बैठे हैं कि हमारे 25 क्वेश्चन बन रहे हैं तो भगवान की दुआ होगी तो नॉर्मलाइजेशन बढ़ जाए, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो यही हमारे 45 हो जाएंगे। आप इसके भरोसे मत रहिए, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और अच्छी तरीके से पढ़िए। अभी आपके पास बहुत ही टाइम है। ठीक है, जैसा कि अक्टूबर चल ही रहा है, अक्टूबर के बाद नवंबर आ जाएगा, अक्टूबर ये चल रहा है, नवंबर आ जाएगा, मतलब आपके पास 1.5 महीने का टाइम है। 1.5 महीने में आप जितना एफर्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से उतना लगाइए और अच्छे नंबर पाने की कोशिश करें। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक प्रैक्टिस सेशन की, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी के किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम बताएंगे और कैसे सॉल्व किए जाएं उनको भी हम बताएंगे अच्छे अच्छे तरीक़ों के साथ, अच्छी ट्रिक के साथ कि शार्ट ट्रिक कैसे यूज की जाए और नंबर हम कैसे अच्छे ला सकते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें और वो भी अच्छी एक्यूरेसी के साथ। एक्यूरेसी भी हमको मेंटेन करनी पड़ेगी और एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करना, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जी हाँ, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट को समझना हो, जैसे अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए हैं, तो उस टॉपिक की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिससे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि माइनस का अर्थ क्या है, कि माइनस का अर्थ प्लस है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि माइनस को हम प्लस बता रहे हैं और भाग को माइनस बता रहे हैं और माइनस को गुणा, नहीं, भाग को माइनस हो गया और गुणे को भाग कह रहे हैं, गुणे को भाग बोल रहे हैं और प्लस को गुणा कह रहे हैं। ठीक है, मतलब माइनस को प्लस से डिनोट कर रहे हैं, डिवाइड को माइनस से डिनोट कर रहे हैं और मल्टीप्लाई को डिवाइड से डिनोट कर रहे हैं और प्लस को मल्टीप्लाई से डिनोट कर रहे हैं। तो हमको बताना क्या है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं दिया गया है यहाँ पे 70 माइनस, ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा,
जैसा कि इसमें दिया गया है, माइनस को हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं, डिवाइड को माइनस से, मल्टीप्लाई को डिवाइड से और प्लस को मल्टीप्लाई से हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको बताना क्या है, जैसा कि इसमें दिया गया है 72 - 4 डिवाइड बाई 18 प्लस 5 × 14, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 72 - 4 डिवाइड बाई 18 प्लस 5 × 14, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू, जैसा कि ये क्वेश्चन में हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको इस क्वेश्चन का आंसर पता करना है। इस टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में कम से कम एक तो क्वेश्चन आना ही है, और ये कॉन्सेप्ट अगर हमको अच्छी तरीके समझ में आ गया तो वो 1 नंबर हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि इसमें दिया गया है, हमारे साइन दिए गए हैं, इनको हम पहले चेंज कर लें। जैसा दिया गया है 72 माइनस, अब देखो माइनस की जगह पर क्या है, माइनस की जगह पर प्लस है, तो प्लस का साइन लगा देंगे, 4 हो गया। फिर डिवाइड, डिवाइड की जगह पर क्या है, डिवाइड की जगह पर माइनस ये दिया गया है, 18 हो गया। अब देखो फिर आ गया 18 हो गया। उसके बाद क्या दिया गया, प्लस, प्लस की जगह पर क्या है, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई दिया गया है, मल्टीप्लाई का ये साइन हो गया। फिर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पर क्या कर सकते हैं, डिवाइड का साइन, डिवाइड हो गया ना, फिर डिवाइड को हम 14 से ये कर सकते हैं डिवाइड। अब देखिए बॉडोमास भी पता होना चाहिए, बॉडोमास अगर नहीं पता है तो मैथ को भी अच्छी तरीके से क्लियर करिए, अगर नहीं पता है तो हम बता रहे हैं बॉडोमास, ये हो गया बॉडोमास। ठीक है, बॉडोमास को वी बॉडोमास भी बोला जाता है। ठीक है, वी मीन्स होता है विनकुलम, विनकुलम मतलब जो बार होता है उसको ही कहते हैं विनकुलम। ठीक है, तो ये हो गया विनकुलम, ये ब्रैकेट हो गया, ये ऑफ। देखिए यहाँ पे ये दोनों नंबर हमारे 14 भी इवन है, 18 भी इवन है। तो जब हमारा कोई भी नंबर इवन होता है, इवन मीन्स सम संख्या जब होता है, कोई भी संख्या सम संख्या होती है तो वो 2 से तो ज़रूर ही डिवाइड होती है। तो भाई देखो 2 से की डिवाइड हो जा रही है तो 2 से डिवाइड कर लो, तो ये 2 से डिवाइड, ये 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 2 9 जा 18 होता है, 2 7 जा 14 होता है, मतलब 2 नाम 18 और 2 सते 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 72 प्लस 4 माइनस 9 को, तो अब देखिए हमने यहाँ क्या किया, 76 से 6.428 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब देखो 76 है, 76 से अगर हम 6 घटा दें तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। और अगर मान लो हमको जल्दी करना है, नहीं पता है कि कैसे हमको घटाया जाए, तो इतना तो हम जानते हैं 76 से अगर हम 6 घटा देंगे तो 70 बचेगा। ऑप्शन हमारा 70 के अप्रॉक्स में कौन सा होगा, 70 के नज़दीक वाला ऑप्शन कौन सा है, तो भाई 70 के नज़दीक में देखो ऑप्शन नंबर डी वाला नज़दीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 69.57 के अप्रॉक्स में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है हमारा डायरेक्शन का, मतलब दिशा और दूरी। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है और ये चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, ये टॉपिक कंप्लीट हमारा हो चुका है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए उसकी और वीडियो को देखिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा कि दिया गया है कि अभय और चिंतन, ये 2 लोग हैं, अभय और चिंतन अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हैं वह समान बिंदु से। मान लो ये कोई हमारा पॉइंट दिया गया है, ये इस बिंदु पे दोनों लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं, वह समान बिंदु से शुरू करते हैं। अब देखो फिर क्या है कि अभय 7 मीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर देखो, डायरेक्शन भी हमको पता होना चाहिए, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, ये सब हमको पता होना चाहिए। तो अब देखिए क्या दिया गया है कि एक कोई बिंदु पे खड़े हैं दोनों लोग, ये कौन हो गए, अभय और चिंतन यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि समान बिंदु से शुरू करते हैं। फिर अभय 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर मतलब ऊपर की ओर,
तो यहाँ पे जब अभय खड़े हैं ऊपर की ओर जाएंगे तो ये अभय हो गए। कितने जा रहे हैं? 7 किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या दिया गया? और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ना, देखो जब डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज होगा तो घड़ी की दिशा में उसको बोलते हैं दायां, और जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो घड़ी की विपरीत दिशा में होगा और वो उसको बोलते हैं बायां। तो बाएं मुड़ रहे हैं ना, तो बाएं मुड़ना ये हो जाएगा। ठीक है, कितना मुड़े हैं? 4 किलोमीटर मुड़े हैं। ठीक है, ये 4 किलोमीटर मुड़े हैं। ये कौन है? अभय हैं ये। ठीक है, ये हो गए अभय, मान लो यहाँ पे पहुँच गए हैं, ए फॉर अभय। फिर क्या है कि इसी बीच चिंतन जो है 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अब देखो यहाँ से अभय अभी गए हैं, यहाँ पे अब बचा कौन? चिंतन बचे हैं। फिर क्या दिया गया है कि चिंतन जो है 4 किलोमीटर, इसी बीच चिंतन 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब देखो पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चले, पश्चिम ये हो गया। कितने चले? 6 किलोमीटर चले हैं। ये हैं चिंतन। ठीक है, 6 किलोमीटर। अब देखो ये एक हम डॉटेड लाइन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ना 4 किलोमीटर, ये हो गया और बचा इधर कितना? 2 बचा। ठीक है, तो ये टोटल 6 किलोमीटर हो गया। फिर क्या दिया गया है? और फिर उत्तर की ओर मुड़ता है। कितना मुड़ते हैं? 7 किलोमीटर मुड़ते हैं। कि ये 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चले और फिर उत्तर में मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलते हैं। ये उत्तर की ओर मुड़े और 7 किलोमीटर चले। ठीक है, फिर क्या दिया गया? और फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो बाईं ओर अगर ये मुड़े अभय की तरफ तो ये हो जाएगा दायां डायरेक्शन। बाईं ओर मुड़ने हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये मुड़ेंगे और फिर ये 8 किलोमीटर बाईं की ओर मुड़कर बाईं तरफ मुड़े और 8 किलोमीटर ये चले हैं। ये हो गया 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या दिया गया है? अब अभय चिंतन के संदर्भ में कहाँ है? अब देखो अभय यहाँ पे हैं, चिंतन यहाँ पे हैं, ये कौन हो गए? सी हो गए। ठीक है, अब चिंतन के संदर्भ में अभय की दिशा कितनी दूरी है? तो अब देखो ये यहाँ से यहाँ लेकर 8 किलोमीटर हो ही गया और फिर उसके बाद ये कितना बचा? ये बचा है 2 किलोमीटर बचा है। ठीक है, कितना बचा है? ये है 2 किलोमीटर और ये है 8 किलोमीटर। तो कितनी डिस्टेंस हो गई? 8 + 2 कितने हो गए? 10 किलोमीटर हो गए। मतलब अभय और चिंतन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है? 10 किलोमीटर कौन से ऑप्शन में है? 10 किलोमीटर हमारे सेकंड और फोर्थ 2 ऑप्शन में है। अब देखो पूछ क्या रहा है कि अभय जो है चिंतन के संदर्भ में, ये अभय बैठे हैं, ये चिंतन बैठे हैं, तो चिंतन यहाँ पर हैं, ये इसको डायरेक्शन बना लो जिसको आती हो तो ठीक है। कलर चेंज कर रहे हैं, जिसको आती हो तो ठीक है, नहीं आती है डायरेक्शन को पता करना तो देखो पता कर रहे हैं। ये यहाँ पे हो गए, डायरेक्शन पता करना है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब देखो जब चिंतन इधर है, ये इधर अभय बैठा है, तो अभय कौन से डायरेक्शन में है? अभय ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 किलोमीटर पूर्व। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है? ये हमारा अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। ठीक है, ये भी हमने टॉपिक पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो अब देखिए क्या दिया गया है? ट्रम्प को कोड किया गया है। क्या इसका कोड है? 4 6 3 2 1। ठीक है, ये ट्रम्प का कोड हो गया। नेक्स्ट क्या दिया गया है? ग्रेन। ये है ग्रेन। ग्रेन का कोड क्या दिया गया है? ग्रेन का कोड है 7 6 5 9 8। ये ग्रेन का कोड हो गया है। ठीक है, और अब हमको बताना किसका है? बताना है हमको ग्रंट का। किसका बताना है? ग्रंट का कोड हमको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए ये ग्रंट का कोड हमको बताना है। अब देखिए जब हमारे पास 2 कोडिंग डिकोडिंग, 2 हमारे कोई भी
डिकोड्स दिए गए होते तो उसमें हम क्या करते हैं कि अगर जो भी हमारा कॉमन हो जाए, कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, ये इसमें भी अल्फ़ाबेट्स हैं, तो कोई भी हमारा कॉमन अगर मिल रहा है तो उसको हम देखेंगे कि क्या कॉमन वाले का कोड जो है डिकोड सेम है। तो अब देखिए कॉमन इसमें कौन सा मिल रहा है, नंबर 1 आर मिल रहा है, तो अब देखो आर इसमें भी मिल रहा है। नेक्स्ट और कुछ है, और कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए आर का क्या है 6, इसमें भी क्या है आर का 6 ही दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारे कोई भी 2 दिए गए होते हैं तो उसमें जो हमारा जिसके सामने जैसा लिखा होता है उसको हम वैसे ही उसको डिनोट कर देते हैं। तो अब देखिए जी का क्या दिया गया है, जी का 7 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जी की जगह पर 7, ठीक है। फिर आर की जगह पे 6 दिया गया है। यू की जगह पर कितना है, यू की जगह पर 3 दिया गया है, 3 हो जाएगा। फिर एन है, एन की जगह पर 8 हो जाएगा। टी की जगह पर कितना है, टी की जगह पर 4 दिया गया है। तो भाई जो ग्रेन है, ग्रंट जो दिया गया है, ग्रंट का हमारा कोड का डिकोड क्या हो जाएगा 76384, मतलब क्या हो जाएगा 76384। अब देखो क्या ये जो हमारा जो दिया गया है डिकोड, क्या ये हमारे किसी भी ऑप्शन में दिया गया है, तो जी हाँ, देखो डी वाला जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का हमारा जो डी वाला 4th ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कैसे डिकोड किया जाए, इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, कोडिंग डिकोडिंग को देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं दिया गया है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही है समझो, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स को हमको सीक्वेंस में लगाना है, तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी हम बता रहे हैं। जैसा कि दिया गया है F L फिर I O L R, फिर हमको इसका पता करना, ये दिया गया है R और X, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम कैसे पता करेंगे। इसको पता करने के लिए चाहे जैसा जिस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो, जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं इनकी हम प्लेस वैल्यू को लिख लें, आसान रहेगा। यहाँ पे F 6 पे आता है, L 12 पे आता है, I 9, O 15, L 12, R 18, इसके बारे में पता नहीं है, और ये है हमारा 18, ये है 24। तो अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो जो हमारा फर्स्ट लेटर दिया गया है, फर्स्ट को हम सेकंड के फर्स्ट वाले से कंपेयरिंग कर देंगे। ये सेकंड है, ये हमारा जो लेटर है ये सेकंड लेटर है, और इसका फर्स्ट वाला ये है, ठीक है। तो 6 को 9 से कितने का डिफरेंस आ रहा है, +3 का। अब देखो जो हमारा 9 जो है 9 को अगले वाले से करेंगे, तो अगला वाला ये 12 दिया गया है, इसमें भी क्या है 9 + 3 12 होता है। अब देखो 12 है, तो 12 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे हम 15 लिख दें। अब देखो 15 यहाँ पे दिया गया है, ये है 18, तो 15 में क्या ऐड कर दे कि 18 हो जाए, 15 में भी अगर 3 ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बन रहा है, कैसा सीक्वेंस कि हर एक अल्फ़ाबेट की जो प्लेस वैल्यू दी गई है उसमें +3 ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, +3 ऐड हो रहा है, ठीक है। और फिर अगर हम ऐसे ही इसमें भी हम चेक कर लें तो इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ पे 12 है, ये 15 प्लस का 3, 15 और 18 ये भी प्लस का 3, तो 18 जब यहाँ पे आ रहा है तो 18 के बाद अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। और 21 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। मतलब हर एक अल्फ़ाबेट की जो प्लेस वैल्यू है उसमें +3 ऐड हो रहा है। तो अब देखिए 15 नंबर पे कौन सा हमारा आता है नंबर, 15 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, एक हमने बताया था इजोटी वर्ड, ठीक है। इजोटी आसान याद हो जाता है आसानी से, कैसे, ये 5, 10,
15, 20, ये 25। अब देखो 15 किसका कोड है? ओ का, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा। अब देखो 20 है, 20 जब टी का है तो उसके जस्ट आगे वाला 21 होता है, टी के जस्ट आगे क्या होता है? यू होता है, तो यहाँ पे यू हो जाएगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? इस प्लेस पे कौन से हमारे दो लेटर हो जाएंगे? ओ और यू हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन में भी दिया गया है सेकंड वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही दिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग एक अच्छा चैप्टर है, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग हमको आना जरूरी है। ठीक है, तो जैसा कि दिया गया है रिंग्स दिया गया है, इसको जो है डिकोड किया गया है SKOMT। ठीक है, और हमको पता किसका करना है? फ्राइड का, FRIED को हमको बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अगर रिंग्स को SKOMT लिखा गया है तो फ्राइड को क्या लिखा जाएगा, इसको हमको बताना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि चाहे जो भी दिया गया हो उसकी हम प्लेस वैल्यू को लिख लें, चाहे जो भी लेटर्स हैं प्लेस वैल्यू को लिख लें। प्लेस वैल्यू को लिखने में आसानी रहेगी, क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो I N पे 9 पे होता है, N 14, J के बाद के आता है ये 19। ठीक है, ये भी 19, ये 11, 15, 13 और ये 20। ठीक है, अब देखो क्या किसी में डिफरेंस या कोई कुछ कॉमन मिल रहा है? ठीक है, तो अब देखो ये अगर 19 है, ये भी 19 है, तो 19 तो मिल रहा है, फिर 11 मिल रहा है। बट अब देखो यहाँ पे 14, ये हो गया 15, इसके बाद ये 9 है, ये 13 है, ये कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बनना है। क्या करेंगे? अब आमने सामने को देख लेंगे, पहले आमने सामने को ही देखते हैं, बाद में दूसरे को। तो अब देखो यहाँ पे कितना है? 18, यहाँ पे कितना है? 19, मतलब प्लस का 1 ऐड हुआ है। 18 में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा, मतलब एक ऐड हुआ है फर्स्ट वाले में। फिर सेकंड जो दिया गया है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, 9 में कितना ऐड कर देंगे कि 11 हो जाए? 9 में अगर हम +2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर 14 है, यहाँ पे 15 दिया गया है, 14 और 15 मतलब प्लस का 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ये K है, ये M है, K मीन्स 11 है, 11 में कितना ऐड किया गया है कि 13 हो जाए? प्लस का 2। फिर नेक्स्ट ये 19 है, ये 20 है, मतलब प्लस का 1। मतलब क्या हुआ है? सीक्वेंस एक बनना है। कोडिंग डिकोडिंग में एक सीक्वेंस बनता है, अगर वो सीक्वेंस फॉलो कर रहा है तभी हमारा आंसर सही होगा। अगर वो सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है तो आंसर हमारे गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो अब देखो सीक्वेंस क्या बनना है कि +1 +2 +1 +2 फिर +1। तो अगर इसके आगे और भी लेटर होता तो उसका भी सीक्वेंस क्या होता? +2 होता। तो अब देखो सीक्वेंस ये हमारा +1 +2 हो रहा है ऐड, तो सेम है जिसमें भी क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू लिख लें हर एक की। F है 6, 18, 9, 5, 4 ऐड कर दें। F यहाँ पे 6 है, 6 में अगर हम 1 ऐड कर दें कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे 18 है, 18 में 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 20। ये 9 है, 9 में प्लस का 1 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 10। ये 5 में प्लस का 2 7 और D4 है, 4 में प्लस का 1 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। अब देखो जो हमने ये लिखा है प्लेस वैल्यू हर एक अल्फ़ाबेट्स की, ठीक है, तो यहाँ पर अब हम अल्फ़ाबेट लिख लेंगे जो लिखे हैं हमने नंबर्स प्लेस वैल्यू। तो 7 किस पर आता है? F के बाद G आता है, G मीन्स 7 हो जाएगा। और 20 T होता है, 10 J होता है और 7 फिर से G हो जाएगा और 5 नंबर पे हमारा E होता है। तो इसका डिकोड क्या हो जाएगा? GTJGE, जैसा कि आप देख सकते हैं 4th वाले ऑप्शन में ये हमारा डिकोड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4th वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन ये हमारा अगला वाला जो दिया गया है, ये क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। किसका है? ब्लड रिलेशन का, खूनी रिश्ता जो कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 6 लोग दिए गए हैं, इनकी जनरेशन्स दी गई हैं, इनके ग्राफ जब तक हम इसका नहीं बना पाएंगे तब तक हम मेल फीमेल के बारे में पता नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका हम ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कैसे इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन भी हमने चैप्टर पढ़ा रखा है, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाइए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ठीक है, अगर आपको आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6 लोग दिए गए हैं, C, D, E, F, G और H, ये 6 लोग दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। जैसा कि दिया गया है कि C D की माँ है, मतलब C इज़ द मदर ऑफ D, C इज़ द मदर ऑफ D। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? जो H का पति है, मतलब जो H का पति है, तो D जो है वो H का पति है। तो जब देखो D H का पति है तो H क्या हो जाएगी? D की, H D की वाइफ हो जाएगी। ठीक है, आपकी पत्नी मतलब आप उसके पति हुए, है ना। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि H F की पुत्रवधू है, और H जो है F की पुत्रवधू है, मतलब जो F हो जाएगा तो वो C का हस्बैंड हो जाएगा। मतलब F क्या, H जो है वो F की पुत्रवधू है, तो F जो है वो D का पिता हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि नेक्स्ट दिया गया है कि E जो है D का भाई है, E जो है D का भाई है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट G जो है D का पुत्र है, G D का पुत्र है। ठीक है, फिर अब देखो 6 लोग हमको बताने थे, 6 को हमने अरेंज कर दिया, 2 ये ऊपर हो गए, 3 5 और ये छठा हो गया। और अब हमको बताना क्या है कि परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। तो भाई देखो जो प्लस का साइन है वो हमारा मेल मेंबर है, प्लस वाला मेल मेंबर है और माइनस वाला फीमेल मेंबर है। ठीक है, तो अब देखो प्लस वाले को देख लें और माइनस वाले को देख लें कि कितने हैं। प्लस वाले कौन कौन से हैं? प्लस वाले F हो गया, D हो गया, E हो गया और G हो गया। मतलब टोटल कितने हो गए? ये 1 2 3 और 4, टोटल 4 मेल मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे? 4 मेंबर हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन जो सेकंड वाला है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, ये है सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी कम से कम एक तो जरूर ही आना है। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलॉग हो गया, ये नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन तो आना कंपलसरी है। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन तो स्पेशली बैंक के एग्ज़ाम में ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, बट आते सब में हैं, तो उनको हम छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि हमको जॉब पानी है, जॉब लेनी है, कहीं सेलेक्ट होना है। तो देखिए क्या दिया गया है कि के संबंध में M के स्थान की दिशा हमको बतानी है, और यदि सभी उत्तर की ओर सम्मुख है। तो भाई देखो उत्तर की ओर अगर सम्मुख होंगे तो उत्तर मतलब ये ऊपर की तरफ, सारे लोग जितने दिए गए हैं वो सभी क्या होंगे? नॉर्थ की डायरेक्शन में देख रहे होंगे। जो ऊपर की ओर देख रहे होंगे उनका डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ की ओर डायरेक्शन होगा। और जब नॉर्थ की ओर डायरेक्शन होगा तो इधर हमारा लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। ठीक है, ये लेफ्ट और ये राइट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि दिया गया है, ये 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो जो के और M के बारे में हमको जो डायरेक्शन, जो रिलेशन जो हमको बताना है, वो 3 हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इसमें हमको बताना है कि कौन से
तीनों स्टेटमेंट से हम इनके बारे में रिलेशन पता कर सकते हैं, या किसी एक से या किसी दो से, उसके बारे में हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि दिया गया है कि एल एम के बाईं ओर है, कि एल जो है एम के बाईं ओर है। ये नहीं बताया गया है कि तुरंत बाईं है या फिर 4 स्थान बाद बाईं है, ये भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट डायरेक्शन, लोकेशन, हमको पोजीशन पता होनी चाहिए। और फिर क्या दिया गया है, एल एम के बाईं ओर एवं के उत्तर की ओर है। मतलब एल जो है एम के बाईं ओर है और के उत्तर की ओर है। ठीक है, तो अब देखो हमको क्या बताना है कि के संबंध में एम की डायरेक्शन हमको बतानी है। ठीक है, तो अब देखो क्या हमको पता करना है कि जैसा कि इसमें दिया गया है कि एल एम के बाईं ओर है, एल जो है एम के बाईं ओर है और के उत्तर की ओर है। तो अब देखो एल जो है एम के बाईं ओर हो गया, एल एम के बाईं ओर हो गया और के उत्तर की ओर हो गया। अभी मान लो के को यहाँ पर हम प्लेस कर दें या यहाँ पर प्लेस कर दें, तब भी हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा कि के संबंध में एम के स्थान, कि एम जो है के कितना हो जाएगा, दाईं ओर होगा, बट ये हमको नहीं पता है कि कितनी पोजीशन दूर होगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट से हम के और एम के बारे में जानकारी बता सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि के एन के दाईं ओर है, कि के जो है एन के दाईं ओर है। कितने प्लेस दाईं ओर है ये हमको नहीं पता है। के एन के दाईं ओर है ना, तो के एन के दाईं ओर है। कितनी पोजीशन दूर ये भी हमको नहीं बताया गया है। तो इससे क्या हम के और एम के बारे में पता कर सकते हैं? इससे भी नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि एम जो है जे के दक्षिण में है, एम जे के दक्षिण में है। तो अब देखो जब सारे लोग उत्तर की ओर देख रहे हैं, उत्तर हमारा ऊपर की ओर होता है, दक्षिण हमारा नीचे की ओर होता है। ये नॉर्थ हो गया, ये उत्तर और ये दक्षिण हो गया। तो अब इसमें बताया क्या गया है कि एम जो है जे के दक्षिण में है, तो यहाँ पे जे हो जाएगा और यहाँ पे एम हो जाएगा। कितनी पोजीशन दूर इसके बारे में नहीं बताया गया है। ठीक है, तो क्या हम इससे पता कर सकते हैं? इससे भी नहीं पता कर सकते। बट अगर हम मान लो इस वाले को हम यहाँ पे रख रहे हैं एन और के बारे में, तो अगर एन यहाँ पर हो जाएगा तो क्या हम उससे हमको कोई फ़र्क पड़ेगा? एन और एम के लिए हमको कुछ फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सेकंड वाला ही सही होगा, कि केवल फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है यही सफिशिएंट है, यही पर्याप्त है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है, वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो और लोगों के पास भी शेयर करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।